नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट SOTHSM, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा, DTS, TS1 पर्यटन में आधार पाठ्यक्रम, खंड 1 पर्यटन परिघटना, इकाई 1 पर्यटन को समझना -1 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पर्यटन को परिभाषित कर सकेंगे। पर्यटन परिघटना को समझ सकेंगे। पर्यटन की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। इसकी बदलती गतिविधियों को जान सकेंगे। पर्यटन की अवधारणाओं का उल्लेख कर सकेंगे। पर्यटक, पर्यटन उत्पाद और स्थल को परिभाषित कर सकेंगे। भ्रमण का मतलब जान सकेंगे और पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों और प्रकारों के साथ साथ भविष्यगत प्रवृत्तियों को रेखांकित कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर पर्यटक और पर्यटन शब्द सुनते हैं। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, आपको किसी न किसी रूप में पर्यटन का जिक्र मिल जाएगा। कहीं सरकारी नीति के तौर पर, कहीं पर्यटकों के आगमन, उत्पाद, पर्यटन स्थल, अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, स्थानीय लोगों का विरोध या अवगत के तौर पर। परंतु क्या आपने कभी पर्यटन का अर्थ जानने को कोशिश की है या ये जानने का प्रयत्न किया है कि पर्यटक कौन है? इस इकाई में पर्यटक और पर्यटन शब्दों को तकनीकी और अवधारणात्मक स्तर पर परिभाषित किया गया है। इसके बाद पर्यटन से जुड़ी अवधारणाओं और विशेषताओं को समझने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों और प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। पर्यटक स्थल, पर्यटक उत्पाद आदि जैसी शब्दावलियों को भी समझने का प्रयास किया गया है। पर्यटन अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारी जरूरी है। 1.2 पर्यटन परिघटना। पर्यटन का संबंध खुशी, छुट्टी, यात्रा और कहीं आने जाने से है। इनसे प्रेरित होकर लोग अपनी आम दिनचर्या और निवास स्थल को छोड़कर अस्थायी तौर पर दूसरी जगहों पर जाते हैं। पर्यटन के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। मसलन, आपको यातायात के साधनों की जरूरत होती है, ठहरने के लिए आवासीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, आदि आदि। इन सेवाओं और साधनों का उपयोग खुशी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हम रोजमर्रा के जीवन से हटकर इन सेवाओं और साधनों का उपयोग करते हैं और इससे हमें अतिरिक्त खुशी मिलती है। इसके अलावा हमें और कई तरीकों से आनंद प्राप्त होता है। विभिन्न दृश्यों, संस्कृतियों और जीवन पद्धतियों को देखकर और विभिन्न लोगों को देखकर और उनकी भाषा सुनकर, आदि। हमारा ये बाहर निकलना सामान्य जीवन से अलग हटकर होता है और हमें हमेशा अनूठेपन की खोज होती है। अनूठेपन की यह खोज और अनुभव हमें उत्सुकता और रुचि जगाता है। हालांकि इस तथ्य से कम लोग ही अवगत हैं कि इस प्रकार के सुखद अनुभव प्रदान करने में कई पेशेवर लोगों और विशेषज्ञों का सहयोग होता है। ये मेरी यात्रा को सुखद बनाने और पर्यटक स्थलों को मनोरम बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार के अनुभव में लगातार बदलाव आता रहा है और इसका विकास होता रहा है। यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ऐतिहासिक काल जिसको हम देखना चाहते हैं। हमारा सामाजिक समुदाय, जिस समाज में हम रहते हैं। एक पर्यटक को दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। यह अलगाव पर्यटन के चलन और गैर पर्यटन सामाजिक प्रथाओं के अंतर को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए भुगतान के बदले काम करना और घरेलू जिंदगी या किसी काम के लिए बस पकड़कर जाना या पर्यटन स्थल के लिए बस पकड़ना। पर्यटन एक ऐसी सामाजिक परिघटना है जिसके तहत अस्थायी तौर पर सामान्य जीवन से अलग हटकर कुछ करने की आकांक्षा निहित होती है। लगभग सभी प्रकार की यात्राएं खोजी, तीर्थयात्री, साधु, व्यापारी, विद्यार्थी, मिशनरी, तपस्वी, शरणार्थी, विजेता, उपचार के लिए यात्रा करने वाले को आधुनिक पर्यटक के रूप में देखा जा सकता है। 1.3 पर्यटन क्या है? पर्यटन में कई प्रकार की सामाजिक प्रथाएं समाहित हैं, पर इन सभी में कम से कम एक समानता अवश्य है कि वे अलग हैं और सामान्य जीवन से उनमें भिन्नता है। इस मूलभूत विशेषता से पर्यटन को परिभाषित करने में मदद मिलती है। विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, WTO के अनुसार जब लोग 24 घंटे से ज्यादा और 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार की गतिविधि को पर्यटन में शामिल किया जाता है। पर्यटन वस्तुतः आराम करने का एक प्रयास है जिसमें आम जीवन के विपरीत कुछ भी नियमित, नियंत्रित और बंधा कार्य नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आज के समाज में काम और आराम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। वे वाप स्थान और समयावधि में अवस्थित होते हैं। पर्यटन में लोग यात्राएं करने के लिए निकलते हैं और विभिन्न स्थानों पर ठहरते हैं। इस यात्रा के दौरान यातायात, आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए कई प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इस यात्रा के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है और वहां कुछ दिनों तक रुका जाता है। घूमने जाने में घर लौटने की मानसिकता भी निहित होती है। पर्यटन के लिए निकलने वाले लोग अपनी मौज मस्ती और आनंद के लिए अपने कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं।
अपने घर या कार्यस्थल में वे जो कुछ भी करते हैं उसके एवज में उन्हें भुगतान प्राप्त होता है। पर्यटन स्थल में उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता। काफी लोग छुट्टियों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। पर्यटन स्थल में उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता है। काफी लोग छुट्टियों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। इस प्रकृति को देखते हुए बड़े पैमाने पर एक सामूहिक कार्य हो गया है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और पर्यटन यात्रा की प्रकृति व्यक्तिगत है, जबकि इसी अर्थ में एक यात्री और एक पर्यटक में अंतर होता है। पर्यटन सामूहिक होता है। पर्यटन के दौरान पर्यटक कुछ खास दर्शनीय स्थलों पर जाता है। उसके मन में इन दर्शनीय स्थलों को देखने की ललक होती है। उसे विभिन्न माध्यमों जैसे फिल्म, टीवी, उपन्यास, साजों से इसके विषय में जानकारी मिलती है। वह उन दर्शनीय स्थलों के सायन और उसके मन में एक प्रकार की ललक पैदा होती है। सुख और आनंद की प्राप्ति हो। पर्यटन के दौरान असाधारण की प्रति आकर्षण होता है। हमारे मन में उनकी एक तस्वीर भी बनी होती है जिन्हें हम फोटो, पोस्टकार्ड, फिल्म आदि के जरिए देख चुके होते हैं। वस्तुतः हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर स्थलों को देखते और अनुभव करते हैं। अतः पर्यटन में व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य, दृष्टि और समझ भी शामिल होती है और उसी के अनुसार वह अपने समय और पर्यटन स्थल को आनंदमय बनाता है। मसलन पहाड़ी इलाके में रहने वाले व्यक्ति के लिए मरुभूमि में ऊंट की सवारी का अपना अलग आनंद होगा। कई पर्यटन पेशेवर इस प्रकार की व्यवस्था करने में संलग्न हैं। वे खास स्थान की खास विशेषताओं को उजागर करते हैं और पर्यटकों को उस ओर आकृष्ट करते हैं। वे पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कई प्रकार के उत्पादों का सृजन करते हैं और उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। इन पर्यटन उत्पादों की लोकप्रियता पर्यटन व्यापार की आपसी प्रतियोगिता और बदलते समाज, पर्यटक जन और उनकी रुचियों पर निर्भर करता है। मसलन कोई 5 सितारा होटल में ठहरना चाहेगा तो कोई यात्री निवास में, कोई तीर्थयात्रा करना चाहेगा तो कोई समुद्र तट का आनंद लेना चाहेगा, कोई नियोजित यात्रा पर निकलना चाहेगा, कोई व्यक्तिगत रूप से छुट्टी बिताने निकलेगा। आधुनिक समाज में आज पर्यटन हैसियत का प्रतीक बन गया है। ये भी माना जाने लगा है कि यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विकसित देशों में अवकाश अवधि का 40% समय यात्रा और घूमने में बिताया जाता है। 1990 में 429 मिलियन पर्यटकों ने 429 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किया था और 2000 तक आते आते पर्यटन संभवतः विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने का स्रोत बन जाएगा। इन आंकड़ों से यह इंगित होता है कि पूरे विश्व में नए नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं और आज पर्यटन पूरे विश्व स्तर पर फैल चुका है। 1.4 अवधारणाएं। खेलकूद, फिल्म, प्रसन्नता और मनोरंजन जैसी अवधारणाओं का संबंध पर्यटन से जोड़ा जाता है। बूस्टिन, बॉस्टन, बॉड्रियार्ड जैसे कई लेखकों का मानना है कि पर्यटक एक साथ समूह में और किसी के निर्देशन में यात्रा करते हैं। वे हवाई जहाजों में सफर करते हैं, होटलों में रहते हैं और वातानुकूलित बसों में यात्राएं करते हैं। इस प्रकार वे मेजबान देश के माहौल और लोगों से अलग थलग रहते हैं और एक प्रकार से शून्य माहौल में रहते हैं। इस प्रकार के पर्यटक जहां भी जाते हैं वहां पश्चिमी सुविधाओं की मांग करते हैं और उनका सामना केवल बनावटी घटनाओं से होता है क्योंकि वे वास्तविक दुनिया के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। परिणामस्वरूप पर्यटन से जुड़े लोग और स्थानीय लोग अनजान पर्यटकों के सामने एक बनावटी दुनिया प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ साथ और संचार माध्यमों की सहायता से पर्यटक स्थल की एक छवि बन जाती है। इस कारण इन्हीं पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार पर्यटन को समझने में एक विरोधाभास पैदा होता है। पर्यटन को परिभाषित करने के लिए इसके विरोधाभासों, कार्यों और स्वरूपों को मद्देनजर रखना होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन सभी विरोधाभासों के बावजूद पर्यटन एक ऐसा माहौल पैदा करता है, होटलों आदि के माध्यम से, जिसके कारण पर्यटन स्थल और वहां के माहौल में पर्यटक अपने को अजनबी नहीं महसूस करता है। अधिकांश पर्यटक सुरक्षित और संरक्षित माहौल में रहते हैं और वे यथार्थ का एक पक्ष ही देख पाते हैं। पर्यटक कभी भी विदेशी संस्कृतियों की गहराई में जाकर खोजबीन नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने जिस सरल ढंग से और बड़े पैमाने पर संस्कृतियां परोसी जाती हैं, उतने सरल ढंग से संस्कृति की सही तस्वीर को जानना कठिन है। अतः हमारे सामने पर्यटन का मतलब हो जाता है होटल, समुद्र तट और स्थानीय रंग। पर पर्यटन केवल एक सामूहिक परिघटना मात्र नहीं है। कोहेन का मानना है कि पर्यटन प्रकारों के कई रूप हैं और पर्यटन अनुभव की कई अभिव्यक्तियां हैं। अतः आवश्यक है कि पर्यटक को परिभाषित किया जाए। ये समझ विकसित की जाए कि साधारण, प्रतिदिन और असाधारण के बीच के विभाजन से पर्यटन कैसे विकसित हुआ है। पर्यटन उत्पाद की विशेषताओं को जाना जाए, आवासीय प्रकारों का उल्लेख किया जाए और उनके आकर्षणों को उजागर किया जाए और बताया जाए कि भ्रमण क्या है। 1.4.1 पर्यटन की परिभाषा। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यटन की परिभाषा भी परिवर्तित होती रही है। हंजेकर और क्रैप के अनुसार पर्यटन प्रवासियों के ठहरने और भ्रमण करने से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटना का योग है,
शर्त यह है कि यह ठहराव स्थायी न हो और वे किसी प्रकार की कमाई करने न आए हों। इस परिभाषा में भ्रमण और ठहराव पर जोर दिया गया है, पर इसमें दिन भर के भ्रमण, व्यापार यात्राओं और इनसे जुड़ी गतिविधियों को छोड़ दिया गया है। लीग ऑफ नेशंस ने 1937 में पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा था कि पर्यटन एक ऐसी सामाजिक गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति किसी देश में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अलावा 24 घंटे या उससे ज्यादा ठहरता है। पर इस परिभाषा की सीमा यह है कि इसमें घरेलू पर्यटन को छोड़ दिया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बल दिया गया है। 1963 में पर्यटन पर हुए रोम सम्मेलन में पर्यटक, टूरिस्ट के स्थान पर आगंतुक, विजिटर शब्द इस्तेमाल का सुझाव दिया गया और पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि इसे अपने देश या अपने कार्य स्थान को छोड़कर दूसरे देश में आगमन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके पक्ष में निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए गए। 1. पर्यटन का ऐसी गतिविधि है जिसमें एक आगंतुक अपने आराम, व्यापार, परिवार, मिशन या बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे ठहरता है। सैर सपाटा यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें एक आगंतुक 24 घंटे से कम रुकता है, पर इसमें यात्रा कर रहे, जो अभी रास्ते में हैं, लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। इस परिभाषा में भी घरेलू पर्यटकों को शामिल नहीं किया गया है, पर इसमें दिन में आने वाले आगंतुकों को शामिल किया गया है। 1976 में ब्रिटेन की टूरिज्म सोसाइटी ने भी पर्यटन की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की। उनके अनुसार पर्यटन एक अस्थायी और लघु अवधि गतिविधि है जिसमें लोग कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थलों, घरों, निवास स्थानों से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाते हैं, वहां रहते हैं और काम करते हैं। इन स्थानों में रुकने के दौरान उनकी गतिविधियां दिन के आगमन और सैर सपाटे को में शामिल किया जाता है। AIEST ने 1981 में इस अवधारणा को सुधार कर प्रस्तुत किया और कहा कि घर के माहौल के बाहर होने वाली गतिविधियों को पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन गतिविधियों का चुनाव लोग अपनी रुचि से करेंगे। पर्यटन में घर से बाहर रात्रि ठहराव शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यटन की सीमा और क्षेत्र विस्तार हुआ है। अब पर्यटन की अवधारणा में सभी प्रकार के खाली समय व्यतीत करने की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। आज हम सामूहिक या जन पर्यटन को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ अनोखा देखने के लिए निकलता है, पर उसे घर जैसा माहौल न मिल पाने के कारण असंतोष होता है। इस परिभाषा से संपूर्ण विश्व की पर्यटन की दिशा और झुकाव का पता चलता है, जो पश्चिमी समाजों में केंद्रित है, जहां 60% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं और जहां से 70% पर्यटक बाहर घूमने निकलते हैं। पर्यटन का नियंत्रण पश्चिम में होने के कारण इसकी अवधारणाएं भी वहीं से प्रभावित तथा संचालित होती हैं। ये अवधारणाएं पश्चिमी समाजों से प्रभावित होती हैं और गैर पश्चिमी संस्कृतियों और विकासशील समाजों की भ्रमण विरासत का इसमें कोई योग नहीं होता। पर्यटकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने या पर्यटन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जब यात्रा एक देश से दूसरे देश के बीच होती है, और घरेलू पर्यटन, जब यात्रा देश के भीतर होती है, अर्थात पर्यटक अपने देश के भीतर यात्राएं करता है या प्रस्थान और गंतव्य स्थल एक ही देश में स्थित होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में आपका वास्ता दो शब्दों से पड़ेगा। 1. आने वाले पर्यटक, इनबाउंड, जाता है। देश में प्रवेश कर रहे पर्यटकों के लिए इसका इस्तेमाल किया। जाने वाले पर्यटक, आउटबाउंड, अपने देश से दूसरे देश के लिए प्रस्थान करने वाले पर्यटक। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन शब्दों का उपयोग केवल यात्रा के आरंभ में किया जाता है। विदेश यात्रा करके अपने घर आए पर्यटक को आने वाले पर्यटक की कोटि में नहीं रखें। पर एक ही पर्यटक कहीं के लिए आने वाला पर्यटक होगा और कहीं के लिए जाने वाला पर्यटक। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत से क्यूबा जा रहे हैं तो आप भारत के लिए जाने वाले पर्यटक होंगे और क्यूबा के लिए आने वाले पर्यटक। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.4.2 पर्यटन उत्पाद और सेवाएं। पर्यटन का अध्ययन करते समय पर्यटन उत्पाद और सेवाएं जैसी शब्दावलियों से आपका बार बार सामना होगा। यहाँ हम इन्हें परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे। अपनी संभावित प्रसन्नता के लिए एक पर्यटक भ्रमण के लिए भुगतान करता है, जो एक प्रकार का संभावित निवेश होता है। अपने भ्रमण के दौरान वह इस प्रकार के उत्पादों का उपभोग करता है। पर्यटक उपभोग और पूर्वानुमान का संबंध कुछ सेवाओं से होता है। इसके जरिए पहले आधारभूत आवश्यकताओं और सहूलियत की पूर्ति की जाती है और फिर आराम के क्षणों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हालांकि अक्सर ये कहा जाता है कि भ्रमण बेचने और सपने बेचने में ज्यादा फर्क नहीं है। उदाहरण के लिए, एक भ्रमण हवाई जहाज में एक स्थान, एक होटल का बिस्तर, भोजन और ताजमहल देखने का अवसर खरीदने तक ही सीमित नहीं होता। इस रूप में एक पर्यटक अस्थायी रूप से एक अजनबी माहौल, अलग पर्यावरण और भौगोलिक विशेषताएं और मोल भाव, विलास सेवा, आवाभगत, माहौल, संस्कृति और विरासत भी खरीद रहा होता है। इस प्रकार पर्यटन उत्पाद में भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संरचना भी शामिल होती है, जिसके सामने सपने को यथार्थ में बदलने की चुनौती होती है।
इस चुनौती का सामना करने में समस्या ये होती है कि विभिन्न संस्कृतियों की प्राथमिकताएं और प्रतीक अलग अलग होते हैं और विश्व स्तर पर पर्यटन पेशेवर संतुष्टिकरण का एक शाश्वत, ज्यादातर पश्चिमी, मानदंड निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या के अलावा सहयोग भी एक ऐसा कारक है जिसके कारण सुनियोजित भ्रमण कार्यक्रम भी छिन्न भिन्न हो सकता है। प्राकृतिक कारणों या मनुष्य की गलती के कारण या फिर दुर्घटना या अचानक और अनदेखी परिस्थितियों के कारण भी कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है। पर्यटन सेवाओं में जोखिम काफी अधिक होता है क्योंकि इन सेवाओं को विलास माना जाता है और अनिवार्य सेवाओं के समान इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोग अक्सर पर्यटन के प्रति विद्वेष भाव रखते हैं क्योंकि वे इसे 5 सितारा संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी जीवन शैली और पर्यटकों की जीवन शैली में काफी फासला होता है। इन सेवाओं के उत्पादकों को भी जोखिम उठाना पड़ता है। भ्रमण सेवाओं का उपभोग रास्ते में और गंतव्य स्थल पर किया जाता है। उन्हें पहले से जांचा, परखा और देखा नहीं जा सकता, न ही उसकी तुलना की जा सकती है। वे पहले की साख और विज्ञापन पर निर्भर करते हैं। सेवाएं भी किसी खास ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में पैदा की जाती हैं और ये कार्य करने की पद्धति से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा सेवाओं की आपूर्ति नियत होती है और इनका निर्माण पहले ही कर लिया जाता है और इनकी पूरी तरह खपत न होने का जोखिम उत्पादक को ही उठाना पड़ता है क्योंकि यात्रा सेवाओं का भंडारण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी हवाई जहाज में किसी खास दिन बची हुई सीट या होटल के खाली कमरे के उपयोग को दूसरे दिन या समय या स्थान तक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए किसी सेवा की मांग और ढोने की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और आकलन कर लेना चाहिए। उदाहरण लिए अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में हवाई जहाज की अपर्याप्तता के कारण पर्यटकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए एयर टैक्सियों की शुरुआत की गई है, पर इन सेवाओं के शुरू होने से नई मांग नहीं पैदा की जा सकी है या फिर इनसे कमी की भरपाई नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने इंडियन एयरलाइंस के 20% यात्रियों को ही अपनी ओर आकृष्ट किया है। इससे इंडियन एयरलाइंस और एयर टैक्सी दोनों के लिए संकट पैदा हो गया है और इसके अलावा 6.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा की भी हानि हुई है। पर्यटन में मांग स्थिर नहीं होती है और प्रवृत्तियों में भी तेजी से बदलाव आता है, परंतु सेवाओं के निर्माण में समय लगता है। होटल और परिवहन जैसी सेवाएं एक बार उपलब्ध हो जाने पर लंबे समय तक कायम रहती है। अक्सर इनकी मांग में बदलाव आता है पर ये सेवाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। अतः उत्पादक के लिए ये सेवाएं हमेशा लाभप्रद और मुनाफा देने वाली नहीं होती हैं। विकासशील देशों में जोखिम को एक पर्यटन मौसम से दूसरे पर्यटन मौसम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मांग, आपूर्ति जैसी बाधाओं और सामाजिक राजनीतिक कारकों के अलावा सेवाओं को चलाने वाले और उपलब्ध कराने वाले लोग भी मौसम, गर्मी और बरसात से प्रभावित होते हैं। उनके पास विपणन में निवेश करने के लिए पूंजी की भी कमी होती है। कई मामलों में वे काफी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र, मसलन दलाल या बिचौलियों पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों को पर्यटक संदेह की निगाह से देखते हैं और उनके काम करने के तरीके से असुविधा भी महसूस करते हैं। इसके बावजूद छोटे स्तर के संचालक मुख्य रूप से मौखिक प्रार्थनाओं और दलाल तथा बिचौलियों जैसे अनौपचारिक क्षेत्र से सीधा संपर्क स्थापित कर मुनाफा कमाते हैं। 1.4.3 भ्रमण। पर्यटक की प्रेरणा का भ्रमण और उनकी विशेषताओं से गहरा संबंध है। देखिए इकाई 2। आमतौर पर किसी यात्रा के निम्नलिखित उद्देश्य और प्रेरणाएं होती हैं। छुट्टी या अवकाश, दोस्तों और संबंधियों के यहाँ जाना, बैठक और सम्मेलन, अन्य व्यापारिक गतिविधियां, स्वास्थ्य और खेलकूद। धर्म और संस्कृति या विशेष रुचि जैसे अध्ययन, भ्रमण आदि। यात्रा के उद्देश्य से भ्रमण की प्रकृति निम्नलिखित रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपना गंतव्य चुनने के लिए स्वतंत्र हैं? 1. क्या पैसे की दिक्कत है? 3. क्या समय की कमी है? 4. क्या गुणवत्ता निर्धारण मुख्य कारक है? 5. आप किस प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं चाहते हैं? भ्रमण देश के भीतर भी हो सकता है और बाहर भी। इस निर्णय से प्रस्थान बिंदु, देश, और आगमन बिंदु, देश, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। भ्रमण में समुद्र तट, द्वीप, पहाड़, स्वास्थ्य, आराम स्थल, ग्रामीण इलाके आदि जैसे अनूठे प्राकृतिक या भौगोलिक विशेषताओं पर भी बल दिया जाता है। इन स्थानों पर पर्यटन सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी और पर्यटकों का दबाव बढ़ेगा और इसका प्रभाव पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्थानीय सामाजिक प्रथाओं और लोगों पर अवश्य पड़ेगा। किसी भ्रमण की अवधि निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी। छुट्टी की अवधि, मूल्य, खर्चा, आकर्षण और गतिविधियां। एक गंतव्य अनेक गंतव्य, बना बनाया यात्रा कार्यक्रम या व्यक्तिगत यात्रा और सभी प्रकार की व्यवस्था एक साथ या विशेष रुचि भ्रमण आदि। एक स्वतंत्र या विशिष्ट निजी भ्रमण कार्यक्रम में आगंतुक व्यक्तिगत रूप से सेवाएं खरीदता है। वह या तो खुद टिकट आरक्षित करवाता है या इसके लिए ट्रैवल एजेंट की मदद लेता है या भ्रमण के दौरान मनमर्जी के अनुसार टिकट खरीदता है।
इसे तुरंत व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, मगर इस व्यवस्था की सार्थकता जगह की उपलब्धता पर निर्भर करती है। एक समग्र या सब शामिल भ्रमण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवहन और आवास के लिए एक बार ही पैसे का भुगतान कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि पर्यटक को जिन सेवाओं की जरूरत होती है उनमें से प्रत्येक की कीमत का निर्धारण खरीदार नहीं कर सकता है। टूर संचालक ऑपरेटर एक समग्र भ्रमण कार्यक्रम पैकेज टूर बनाते हैं और वे विभिन्न उत्पादकों और थोक विक्रेताओं से अलग अलग चीजें खरीद लेते हैं। टूर ऑपरेटर पहले इन्हें थोक भाव में खरीद लेता है और उसे इस पर विशेष छूट, बाजार दर से 20% से 30% कम दाम मिलती है। इसके बाद वे व्यक्तियों और समूहों को प्रत्यक्ष रूप में या खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से या अपने उत्पाद एजेंटों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचते हैं। इसके बदले में ट्रैवल एजेंटों को कमीशन 2% से 10% तक मिलता है। सभी प्रकार की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की पर्यटन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए 1. समय सारणी के अनुरूप परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना या मांग अनुसार उन्हें आरक्षित करना। 2. आवास की व्यवस्था औपचारिक क्षेत्र, होटलों या गौण क्षेत्रों, अतिथि गृह, कैंप स्थल, किराए के घर आदि में की जा सकती है। 3. भोजन की व्यवस्था के भी अनेक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका योजना के तहत 3 वक्त का भोजन, संशोधित अमेरिकी व्यवस्था के तहत नाश्ता और दोपहर का भोजन या रात का भोजन तथा यूरोपीय योजना के तहत केवल नाश्ता। 4. स्थानीय तौर पर घूमने या पर्यटन स्थल देखने के लिए कोब, टैक्सी आदि की व्यवस्था की जा सकती है। अगर कोई पर्यटक खुद घूमना चाहता है तो उसके लिए किराए की कार या अन्य साधन का विकल्प भी मौजूद है। 1.4.4 पर्यटक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इससे देखिए T-2 खंड 1 इस प्रकार आसानी हो जाती है कि किसी पर्यटक छुट्टी मनाने वाले लोग भी पर्यटक होते हैं और इसमें व्यापारी भी शामिल हो सकते हैं। पर्यटकों में विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक आर्थिक वर्ग, विभिन्न उम्र के लोग और पुरुष स्त्री सभी शामिल होते हैं। उम्र, व्यक्तित्व और शैक्षिकी स्तर के अनुसार पर्यटकों के व्यवहार मूलिक पक्ष में विविधता पाई जाती है और इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए सेवाओं के उत्पादक अपने विविध कोटि के पर्यटकों की अलग अलग तस्वीरें बन जाती है कि तस्वीर और सूचना प्राप्त हो जाने पर यह पता लगाने में स्थल पर किसी पर्यटक की क्या मांग हो सकती है। इस प्रकार के आंकड़े से पर्यटन को समझने में भी मदद मिलती है और यह भी पता चल जाता है कि किस प्रकार विभिन्न बाजारों में भ्रमण और पर्यटन से जुड़ी प्रथाएं अलग अलग हैं। इन सूचनाओं से उद्योग को बाजार के अनुरूप उत्पाद के निर्माण और रणनीति के विकास में मदद मिलती है। इस प्रकार की सूचनाओं से स्थानीय कार्यकर्ताओं या अंतर्राष्ट्रीय समूह से जुड़े कार्यकर्ताओं को किसी खास स्थल में पर्यटन के स्वरूप को विकसित करने में मदद मिलती है और स्थल के विकास की योजनाओं में हस्तक्षेप करने की ताकत मिलती है और पर्यटन से अधिक मुनाफा और निषेधात्मक प्रभाव कम से कम करने में सहायता मिलती है। 1.4.5 पर्यटन स्थल एक पर्यटन स्थल एक स्थान के साथ साथ एक घटना भी होती है और ये दोनों कारक मिलकर आकर्षण के बिंदु बन जाते हैं। शिमला की पहाड़ियां, केरल और समुद्र तट या खजुराहो मंदिर परिसर स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। कहीं कहीं पर्यटक स्थल देखने नहीं बल्कि वहां हो रहे आयोजन को देखने जाते हैं। जब स्थल और घटनाएं दोनों मिल जाती हैं तो पर्यटन स्थल का आकर्षण दोगुना हो जाता है। मसलन कोणार्क नृत्य समारोह या केरल में हाथी यात्रा या नौकदौड़। पर्यटन स्थल कई इलाकों में फैले हो सकते हैं। इसकी छवि और आकर्षण के बिंदु खींचे चले आते हैं। आप इसके बारे में विस्तार से इकाई 18 में पढ़ेंगे। 1.5 पर्यटन स्वरूप और प्रकार। आजकल काफी लोग पर्यटन के लिए बाहर निकलते हैं। इसमें सप्ताह के बीच में आई छुट्टी या सप्ताहांत अवकाश में की गई छोटी यात्राएं और छुट्टियों के दौरान की गई लंबी यात्राएं भी शामिल होती हैं। नौकरी या कार्य से अवकाश ग्रहण कर वृद्ध लोग ऐसे स्थान में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं जहां मौसम अच्छा हो और चीजों के दाम कम हों। बिना किसी बाहरी दबाव के लोग अपनी मर्जी के अनुसार जहां जाना चाहते हैं जाते हैं। सड़कों पर कारों की लंबी कतारें, भरी हुई बसें, ट्रेन, हवाई जहाज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप समुद्र तट छोटे पड़ गए हैं। दुकानों और रेस्तरां में जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है। वाहन खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है और लगातार उपभोग से पर्यावरण में गिरावट आई है और इस प्रकार दुनिया बिल्कुल सिमट गई है। आज ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो काम को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं मानते हैं और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक पर्यटन आज के जीवन की एक प्रमुख परिघटना है और पर्यटन हमें कुछ सीखने, मानवता को समृद्ध बनाने और अच्छे जीवन और अच्छे समाज के लक्ष्य ढूंढने में मदद करता है। पर पर्यावरण को बचाकर रखने वाले लोग इसे बदलना चाहते हैं। वे पर्यटकों के इस फैलाव को रोकना चाहते हैं। उनके अनुसार ये पर्यटक स्थल विशेष के सौंदर्य को नष्ट करते जा रहे हैं। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर उन्होंने कृत्रिमता भर दी है। भीड़ और शोरगुल से वहां का एकांत नष्ट हो गया है।
बदलते सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन के स्वरूप और प्रकारों में भी बदलाव आया है। उदाहरण स्वरूप आधुनिक समाज में मनुष्यता का स्थान धन दौलत ने ले लिया है। अधिकार, संपदा, धन, अहम और उपभोग का महत्व आज समुदाय, सहिष्णुता, नम्रता, संवेदनशीलता और दयालुता से कहीं ज्यादा हो गया है। परिणामस्वरूप विश्व के सभी हिस्सों में अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला है और धन के जमाव में वृद्धि हुई है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का महत्व बढ़ा है। पर्यावरण का उपयोग ऐसे किया जा रहा है मानो इसके स्रोतों को पुनः पैदा किया जा सकता है। निषेधात्मक पक्ष की चिंता किए बगैर पारिस्थितिकी व्यवस्था की सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है और ऊर्जा आदि जरूरतों को पूरा करने के क्रम में जनता के अधिकारों की लगातार अवहेलना की जा रही है। विभिन्न तनाव क्षेत्रों के बीच से पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों का जन्म हुआ है, जैसे काम, आराम, जागना, सोना, थकान, विश्राम, आय, व्यय, नौकरी, परिवार, स्वतंत्रता, आवश्यकता, जोखिम, सुरक्षा। इसी प्रकार गंदगी, शोर, भीड़, प्रदूषण और संकट आदि इसी प्रकार के तनावों की कुछ प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं। इस संदर्भ में बाहर निकलने और घूमने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पर्यटन की इच्छा का निर्धारण सामाजिक रूप से होता है। सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, लोग छुट्टियों की बात करते हैं, संगठन छुट्टी प्रयोजित करते हैं, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है, आराम गृहों को कर में रियायत दी जाती है, निगम अपने कर्मचारियों को बोनस देने की जगह यात्रा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। मौसमी दबाव के कारण भी लोगों में घर से बाहर निकलने की इच्छा बलवती होती है। वार्षिक छुट्टियां, संचार माध्यम, साहित्य और फैशन ये सब मिलकर लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यटन उद्योग मनोरंजन और आनंद के अनेक लुभावने साधन जुटाते हैं और लोग इनकी ओर आकृष्ट होते हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सुपरिभाषित सिद्धांतों के कारण ही मनोरंजन का वाणिज्यीकरण हुआ है। पहले भूतपूर्व समाजवादी देशों कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह और सीमित विदेशी यात्राओं में रियायत की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में अभी भी परिवहन रियायत मौजूद है, जिसे लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के नाम से जाना जाता है, और अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर जाने के लिए LTC देती हैं, पर पर्यटन मुख्यतः एक निजी उद्यम है। एक पर्यटन सूचना पुस्तिका में यात्रा के लिए ग्राहक को तैयार करने का पूरा मसाला मौजूद रहता है। 1. अनौपचारिकता, मुक्तता, शांति, आजादी, खुशी पर जोर देकर छुट्टी का माहौल बनाना। 2. मनोरंजन का समय, खामोशी और रोमानीपन, आराम, शांति और खुलापन आदि। 3. कुछ ऐसी खूबसूरत चीज दिखाइए जो घर में उपलब्ध न हो और छुट्टियों के खास प्रतीक जैसे सूरज, समुद्र तट पर लगे छाते, नारियल के पेड़ों से घिरा समुद्र का किनारा आदि। 4. दूसरी संस्कृति के उछलते कूदते, खुशी मनाते, दोस्ती का हाथ बढ़ाते और मौज मस्ती करते लोगों दिखाए। पर्यटन के ये चारों तत्व आपस में घुल-मिल जाते हैं। हालांकि आज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के पर्यटन सामने आए हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. आराम और स्वास्थ्य लाभ। रोजगार के जीवन से अलग हटकर आराम करना, समाज के दबावों और परेशानियों से मुक्त होकर विश्राम करना। अवकाश गंतव्यों के विस्थापन या मुआवजे के रूप में पर्यटन, इसे छुट्टी या अवकाश भ्रमण भी कह सकते हैं, जिसका लक्ष्य आराम गृहों और समुद्र तटों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, पर आराम करना होता है। 2. पलायन। जीवन के यथार्थ से कल्पना की आजाद दुनिया में सामूहिक उड़ान भरने का नाम पर्यटन है। यह उड़ान केंद्र से परिधि की ओर होती है, या दूसरे शब्दों में उत्तर दक्षिण स्थानांतरण होता है। 3. संवाद। अपने परिवार के साथ और मित्रों के संग खुशी के क्षण बिताना और नए मित्र और माहौल से परिचित होना। ये सामूहिक पर्यटन है जिसमें लोग एक साथ झुंड बनाकर घूमने निकलते हैं और पर्यटन क्षेत्र की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। 4. संस्कृति और शिक्षा। इस प्रकार के पर्यटन में अपने देश या दूसरे देश के विभिन्न स्थलों, दृश्यों, लोगों और ऊपरी संस्कृति को भी जानने का प्रयत्न किया जाता है। 5. आजादी। पर्यटन आपको घर और काम से मुक्त कराता है और अनुभव की अपेक्षा सुविधाओं और आराम पर विशेष बल देता है। 6. स्वास्थ्य। अपनी बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य गृहों, गर्म पानी के स्रोतों का लाभ लीजिए, हेल्थ क्लब जाइए या योग कीजिए, अर्थात स्वास्थ्य के लिए भ्रमण। 7. विशेष रुचि भ्रमण। इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसे लोगों की रुचि के अनुसार आयोजित किया जाता है। इसमें चिकित्सा, इतिहास, पुरातत्व, गोल्फ खेलना, मछली मारने जैसे कोई भी विषय शामिल हो सकते हैं। 4. रोमांच और वन्य जीवन। आधुनिक सभ्यता से दूर, कुलियों और भारवाहकों और खच्चरों, ऊंटों, हाथियों या जीपों की सहायता से पहाड़ पर बढ़ते हुए, ट्रैकिंग करते हुए जीवन का आनंद लेना।
इसमें कैंप जीवन और प्रथम श्रेणी के होटल की सुविधाओं का बढ़िया तालमेल स्थापित किया जाता है। 9. परंपरागत पर्यटन, काम के साथ आराम, पर्यटन स्थलों पर सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन। विभिन्न प्रकार के पर्यटन के साथ साथ पर्यटकों के भी कई प्रकार होते हैं। 1. कुछ पर्यटक बेहुदे कपड़े पहनकर हास्यास्पद नजर आते हैं और वे सब कुछ कैमरे की लेंस से ही देखते हैं। 2. कुछ पर्यटक भ्रमण से अपरिचित होते हैं और मूर्खों सा व्यवहार करते हैं, हमेशा अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं और उन्हें ठीक से बोलना, भाषा भी नहीं आता। 3. सुनियोजित पर्यटक के साथ गाइड होता है, उसके अपने साथी पर्यटक होते हैं और वो अपने को अजनबी महसूस नहीं करता है। 4. भद्दा पर्यटक ऐसा व्यवहार करता है मानो सारी दुनिया का मालिक वही है। 5. असभ्य पर्यटक जो समुद्र तट पर जमे रहेंगे और जिनके पास खाने और सोने के सिवा और कोई काम नहीं होगा। 6. अमीर पर्यटक जिनके पास सभी सुविधाएं होती हैं, वे अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को इंतजार कराने में उन्हें सुख मिला है। 7. शोषक पर्यटक जो जनता को हानि पहुंचाकर अपनी छुट्टी मनाते हैं और उनका संस्कृति आवभगत और गरीबी का लाभ उठाते हैं। 8. प्रदूषण फैलाने वाले पर्यटक ये चाहते हैं कि उनकी मौज में कोई खलल न पड़, चाहे सब कुछ बर्बाद या नष्ट हो जाए। पर्यटक दुनिया में नई जगहों की खोज करते हैं और वहां जन पर्यटन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 1.6 भविष्यगत प्रवृत्तियां। हाल में BBC ने कल्पना कीजिए कि आप यहाँ नहीं हैं शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया। इसमें पर्यावरण और अविकसित समुदायों और संस्कृति के संदर्भ में गोल्डन होर्ड द्वारा किए गए नुकसान के प्रति चिंता ही व्यक्त की गई है। एक समय था जब संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक पहलू को मद्देनजर रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया था, क्योंकि 2. उन क्षेत्रों में जहां विकास के और कोई साधन उपलब्ध न थे, क्षेत्रीय असमानता दूर की जा सकती है। 3. कम शैक्षिकी और निपुण लोगों को रोजगार मिल सकता है। 4. टूरिस्ट डॉलर के फैलाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता था। संगठित जन पर्यटन के 4 दशक बीत जाने के बाद आज दीर्घकालिक पर्यटन में ही भविष्य निहित है। इस प्रकार के पर्यटन पर स्थानीय जनता का नियंत्रण होगा जो अपनी गति और अनुसार इसका विकास करेंगे। दीर्घकालिक पर्यटन में संभालने की क्षमता पर शेष बल दिया जाएगा, पर्यटकस्या पर नियंत्रण रखा जाएगा और पर्यटन के प्रकार और उसके विकास पर भी नियंत्रण होगा। संभालने की क्षमता की अवधारणा निम्नलिखित कारणों से सामने आई है। पर्यावरण। विकास का स्तर आर्थिक और सामाजिक। संस्कृति। वर्तमान और भविष्य में जनसंख्या और इनकी जरूरत। 3. पर्यटन बनाम अन्य आर्थिक गतिविधियां। यहाँ हम विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भविष्य से संबंधित तैयार किए गए कुछ आंकड़े और आरेख प्रस्तुत कर रहे हैं। 1.7 सारांश। तारांकन। आपने देखा कि पर्यटन को कई रूपों में परिभाषित किया गया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि एक पर्यटक घूमने फिरने, पर्यटक उत्पादों, सेवाओं और पर्यटन स्थलों का आनंद उठाने के बाद हमेशा अपने घर लौटता है। पर्यटन के स्वरूप में भी भिन्नता होती है और अपनी व्यवहारात्मक विशेषताओं के कारण पर्यटकों में भी अंतर होता है। एक लंबे समय में पर्यटन की अनेक अवधारणाएं सामने आई हैं। पर्यटन उत्पाद और सेवाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। भविष्यगत प्रवृत्तियों को देखते हुए कई मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए लोग अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं और नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालिक पर्यटन और वैकल्पिक पर्यटन पर ज्यादा बल दिया जाने लगा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।